गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 15 क्रांति की मसाल नामक पाठ पढ़ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने मुक्तिधन नामक पाठ पढ़ा। आज क्रांति की मसाल अर्थात स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती लड़ाई का इतिहास समझेंगे। सन 1907 की बात है। स्टुटगार्ट जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। साड़ी में लिपटी एक आकर्षक व्यक्तित्व की महिला मंच पर आई। जोरदार भाषण देने के बाद उन्होंने एक तिरंगा झंडा सबके सामने लहराया। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फहरा रहा था। ऐसे में गुलामी की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लोग तिरंगा झंडा फहराना बहुत साहस का काम था। अब तुम यह जानने को उत्सुक होंगे कि यह साहस किसने जुटाया। यह महिला थी भिकाई जी कामा। कौन थी ये भिकाई जी कामा? बहुत कम लोग जानते हैं कि वे हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं। मैडम कामा का आज़ादी की लड़ाई में इतना जी जान से भाग लेना भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। उन दिनों औरतें अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही रहती थीं। वे समाज के नियमों के मुताबिक सिर्फ घरेलू कामों में व्यस्त रहती। किसी औरत का अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करना अनहोनी बात थी। और सचमुच जब 24 सितंबर 1861 में उनका जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ तो उनके माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारी बेटी कभी भारतीय क्रांति की मां कहलाएगी। मां जीजाबाई और पिता सोहराबजी फ्रामजी पटेल आधुनिक विचारों के थे। ऐसे समय में जब बहुत ही कम लड़कियां शिक्षा पाती थीं, भिकाई जी ने मुंबई के नामी अलेक्जेंड्रा गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने कई भारतीय और विदेशी भाषाएं भी सीखीं। इससे आगे चलकर उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। भिकाई जी स्वभाव की शौकीन थीं। उन्हें अच्छे से अच्छा खाना पहनना पसंद था। दोस्ताना स्वभाव था, इसलिए लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा लगता। लेकिन एक समय आया जब वे आसपास की सामाजिक उथल पुथल से प्रभावित हुए बिना न रह सकीं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारकों ने भारत के लोगों में एक नया गौरव जमाया था। बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंद जैसे क्रांतिकारियों ने लोगों में विदेशी राज्य से छुटकारा पाने की इच्छा प्रबल कर दी थी। लड़की होते हुए भी भिकाई जी की इन सब बातों में गहरी दिलचस्पी थी। वह उस समय की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानने और समझने की कोशिश करती रहती। इस तरह उनके मन में देश की आज़ादी का सपना रच बस गया। सन 1885 में उनका विवाह एक नामी वकील रुस्तम जी कामा के साथ हुआ। वे जाने माने पारसी समाज सुधारक के आर कामा थे। उसी साल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ। भिकाई जी इससे बहुत उत्साहित हुई। जनसेवा का पहला मौका उन्हें 1899 में मिला। तब मुंबई में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। भिकाई जी अस्पताल में रोगियों की देखभाल में जुट गईं। एक तो प्लेग जैसी भयानक बीमारी, दूसरा उच्च वर्ग से उनका संबंध। लोगों को बहुत हैरानी हुई, लेकिन वे ऐसी बातों की जरा भी परवाह नहीं करती थीं। जो रास्ता उन्हें सही मालूम पड़ता उसी पर चलती थीं। प्लेग के दौरान अंग्रेज सरकार बीमार लोगों के साथ जिस निर्दयता से पेश आई, उसका भिकाई जी पर गहरा असर पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उनके पति की विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग थी। वह तो मानते थे कि अंग्रेज सरकार इस देश का भला कर रही है और इसी विषय पर दोनों में बड़ी बहस होती थी। करते करते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिर उन दोनों ने अलग रहने का निश्चय कर लिया। उस समय और शायद आज भी किसी भारतीय स्त्री का अपनी विचारधारा के जोर पर पति से रिश्ता तोड़ना बहुत ही अनोखी बात थी। वैसे धनी परिवार की बेटी होने के कारण उन्हें आर्थिक संकट की कोई चिंता नहीं थी। अपने घर वालों से उन्हें सहारा भी मिला। 1902 में जब उन्हें इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा तो उनकी मां ने उनके साथ बहुत से कीमती गहने रख दिए।
उन्हें चिंता थी कि भिखाई जी को कहीं पैसों की कमी न पड़े। बाद में इन गहनों के बेच कर उन्होंने क्रांतिकारियों को सहारा दिया। इसी तरह भिखाई जी के पिता अपनी वसीयत के में प्रत्येक बेटे के लिए 13 लाख और प्रत्येक बेटी के लिए 1-1 लाख का ट्रस्ट बनाकर छोड़ गए। यह धन भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। लंदन में भिखाई जी की भेंट दादा भाई नौरोजी से हुई। उनसे प्रभावित होकर भिखाई जी ने राजनीतिक कार्यों में भाग शुरू किया। उस समय सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर, लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय लंदन में मौजूद थे। दादा भाई नौरोजी ने इन सबसे उनकी भेंट करवाई। इन क्रांतिकारियों का यह मानना था कि आज़ादी समझौते से नहीं बल्कि जोर पर मिलेगी। धीरे धीरे भिखाई जी ने भी यह धारणाएं अपना ली। जब 1905 में लंदन में इंडिया हाउस स्थापित हुआ तो वह क्रांतिकारियों का कार्यालय बन गया। भिखाई जी नौजवान क्रांतिकारियों को सहारा देने में और उनका उत्साह बढ़ाने में बहुत सफल रहीं। इसलिए उन्हें भारतीय क्रांति की मां की पदवी दी गई। अब वे लंदन के हाइड पार्क में भाषण भी देने लगी थीं। इस तरह उन्होंने ब्रिटेन के नागरिकों को भारतीय आज़ादी की मांग और अंग्रेज सरकार के कठोर रवैये से परिचित कराया। वह इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका में लिखने लगीं। अब वीर सावरकर की तरह भिखाई जी को भी विश्वास होने लगा कि आज़ादी बातचीत से नहीं मिलेगी, अंग्रेजों से लड़कर लेनी पड़ेगी। स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भिखाई जी ने जो झंडा फहराया था वह उन्होंने सावरकर के साथ मिलकर इस्लाम के लिए हरे, सिख और बौद्ध धर्म के लिए पीले और हिंदू धर्म के लिए लाल रंगों से बनाया था। उस समय के 8 भारतीय राज्यों के लिए 8 सितारे और भारत के सभी धर्म चिन्ह थे। बीच में वंदे मातरम लिखा था। सम्मेलन में भाषण देने के बाद जब उन्होंने यह झंडा 25 देशों के प्रतिनिधियों के सामने फहराया तो सब लोग बहुत प्रभावित हुए। कई अखबारों में इस प्रसंग की चर्चा हुई। इसके बाद भिखाई जी, जो अब मैडम कामा कहलाने लगी थीं, अमेरिका के लोगों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताने गई थीं। वहाँ उन्होंने पहली बार अहिंसक आंदोलन करने की बात उठाई, जो बाद में महात्मा गांधी ने बड़ी सफलता से अपनाई। अक्टूबर 1907 में उन्होंने वालडोर्फ एस्टोरिया होटल, न्यूयॉर्क में कहा, हम शांतिपूर्वक क्रांति लाना चाहते हैं, हमें किसी का खून नहीं बहाना है। जहाँ जहाँ उन्होंने भाषण दिया वहाँ वहाँ तिरंगा जरूर फहराया। अखबारों और पत्रिकाओं में इसका वर्णन हुआ। अंग्रेज सरकार भिखाई जी की इन सब बातों पर काफ़ी बिगड़ी हुई थी। 1908 में मैडम कामा बिपिन चंद्र पाल से मिलने पेरिस गईं। अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती लंदन से निकालना चाह रहे थे, अतः उन्होंने पेरिस को अपना निवास स्थान बना लिया। भिखाई जी को महसूस होने लगा कि अगर आज़ादी हासिल करनी है तो शांतिपूर्वक संघर्ष के बजाय वास्तविक लड़ाई का रास्ता चुनना होगा। उन्होंने गोविंद अमीन जैसे क्रांतिकारियों को हथियार चलाने और बम बनाने की शिक्षा दिलाई। 1909 में लाला हरदयाल के साथ वंदे मातरम नामक पत्रिका शुरू की। यह पहले भारत में छपती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया था। इसके बाद यह यूरोप में छपने लगी और इसकी प्रतियां छिपाकर भारत भेजी जाने लगीं। आज अंग्रेज सरकार दिन पर दिन सख्त होती जा रही थी। 1909 में 2 अंग्रेज अधिकारियों पर क्रांतिकारियों ने गोली चलाई। अंग्रेजों ने वीर सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया। मैडम कामा ने उनका मुकदमा लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रुपया पानी की तरह बहाने के बाद भी सावरकर को काला पानी की सजा मिली और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कुछ समय के लिए मैडम कामा निराश हो गईं, लेकिन उन्होंने दोबारा हिम्मत बांधी और क्रांतिकारियों को एकत्रित करने की कोशिश की। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो फ्रांस और ब्रिटेन एक दल हो गए। नतीजा यह हुआ कि फ्रांसीसी सरकार ने मैडम कामा को घर में नज़रबंद कर दिया। उन्हें अपना क्रांतिकारी कार्य बंद करना पड़ा। अब उनकी सेहत भी गिरने लगी थी, लेकिन मैडम कामा के मन में अपने देश को आज़ाद देखने का सपना था। विश्व युद्ध के बाद वे फिर अपने संघर्ष में जुट गईं, जबकि वे काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। घर और सगे संबंधियों की याद भी उन्हें सताती थी। उन्होंने काफ़ी धन क्रांतिकारी कार्यों में लगा दिया था। फलस्वरूप वे बहुत मामूली स्तर का जीवन बिता रही थीं। इसके अलावा अंग्रेज सरकार उन्हें भारत लौटने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी। 1935 तक वह पेरिस में रहीं। 75 साल की
आयु में वे अपने देश लौट पाईं। स्वदेश लौटने की अनुमति उन्हें तब भी इसलिए मिली क्योंकि वे बहुत बीमार थीं और अंग्रेज सरकार को भरोसा था कि वे कुछ करने की हालत में नहीं हैं। भारत पहुंचते ही उन्हें पारसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके पति अभी भी उनसे रुष्ट थे। अधिकतर रिश्तेदार भी उनसे संबंध नहीं रखना चाहते थे। सिर्फ उनके क्रांतिकारी दोस्त ही थे जिन्होंने ऐसे आड़े वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। भारत लौटने के 8 महीने के अंदर ही अगस्त 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम लोगों ने इस घटना पर ध्यान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान कई सालों बाद सही ढंग से पहचाना गया। उनकी हिम्मत, दूरदर्शिता और त्याग के बारे में भी अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। उनके नाम और काम से परिचित अधिकांश लोग नहीं जानते कि वे हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थीं और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन नौजवान क्रांतिकारियों के लिए वे ममता की मूरत थीं। विदेश में उन्होंने और उनके साथियों ने जो काम किया उससे दुनिया भर में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहानुभूति जागी। मैडम कामा अपने देश को आज़ाद नहीं देख पाईं, लेकिन मरते दम तक उन्होंने क्रांति की मशाल थामे रखी। तो ये था क्रांति की मशाल मैडम कामा, भिखाई जी कामा का इतिहास, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इसी प्रकार अन्य कई क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों तक की बलि चढ़ाई है, तभी हमें हमारे देश के लिए आज़ादी प्राप्त हुई है। धन्यवाद।